हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों के प्रावधान के चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने काफ़ी बातें कर ली थी। हमने दोनों ही देशों के संविधानों में नागरिकों को क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं, इन सभी की बात कर ली थी। हमने एक पृष्ठभूमि देखी थी, पृष्ठभूमि मतलब एक बैकग्राउंड देखा था कि दोनों ही देशों के नागरिकों के साथ कितना शोषण हुआ था। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका जो ये चैप्टर है वो पूरी तरह कवर हो पाए। तो प्लीज़ पार्ट 2 भी ये वाला इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पूरा ज़रूर देखना। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है वो है भारत और दक्षिण अफ्रीका में सकारात्मक कार्यवाही। देश की आधी से अधिक आबादी होने के बावजूद 1931 की जनगणना के अनुसार पिछड़ी जातियों के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। मतलब कि देखो दोस्तों, आज़ादी से पहले ही जब जनगणना हुई थी तो उसी में ये चीज़ स्पष्ट तौर पर सामने आई थी कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके मुद्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, हालांकि उनकी जो आबादी थी वो बहुत ज़्यादा थी। मसौदा समिति के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत के लिए संविधान तैयार करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने संविधान के माध्यम से एक समतामूलक समाज की स्थापना का प्रयास किया और पिछड़े और दलितों को सशक्त बनाने के लिए अलग-अलग उपाय किए। इसलिए आरक्षण का विचार और दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों को विशेष स्थान प्रदान करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाता है। वह बताते हैं कि यदि इन सभी समुदायों को समानता के स्तर तक लाया जाना है तो असमानता के सिद्धांत को अपनाना और स्तर से नीचे के लोगों के साथ अनुकूल व्यवहार करना ही एकमात्र उपाय है। अब समझिए टॉपिक को। देखो, हमने फर्स्ट पार्ट में बात कर ली थी कि आखिर दोनों ही देशों के संविधानों में मुख्य मुख्य क्या मौलिक अधिकार, जो मेन अधिकार हैं वो नागरिकों को मिले हैं। ये हमने मेन बात कर ली थी। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि देखो, दोनों ही देशों के नागरिकों के साथ लंबे समय से शोषण होता चला आया है। ये जो शोषण थे वो दो तरीके से थे। भारत की अगर स्थिति लो तो यहाँ पे आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि जो समाज था जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ऑटोमेटिकली शूद्रों के साथ, वैश्यों के साथ बहुत ज़्यादा बेकार व्यवहार हुआ है, स्पेशली शूद्रों के साथ, दलितों के साथ, अस्पृश्य लोगों के साथ। मतलब इनका सदा से ही शोषण होता समाज में ही चला आया है। उसके बाद जब अंग्रेजी सरकार होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो पूरे भारत के साथ ही अन्याय करती है। पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ तो शोषण होता ही होता है, बट पूरे भारत का ही वो शोषण करती है। तो इस तरह से यहाँ के जो नागरिक थे वो अपने अधिकारों से वंचित थे। उन्हें ऊपर उठने के लिए कुछ अधिकार चाहिए थे। इसकी तरह अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर भी सामाजिक रूप से भेदभाव पैदा हो गया। कैसे? रंग रंग भेद रंग भेद अपार्थाइड की जो नीति थी वो लागू हो गई। गोरे और काले के कारण बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगा और सरकार पर भी गोरे लोगों का ही मतलब वर्चस्व था। तो इसी कारण से सरकार के द्वारा भी पूरे दक्षिण अफ्रीका का शोषण जारी रहा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों ही देशों के जो नागरिक थे वो बहुत ही ज़्यादा शोषित थे, स्पेशली निम्न वर्ग के लोग और जो वहाँ के काले लोग थे, ब्लैक पीपल्स थे अफ्रीका के, वो लोग। तो अब दोनों ही देशों के संविधानों में कुछ सकारात्मक कार्यवाही की गई। अधिकारों को हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया। अब यहाँ पे हम सकारात्मक कार्यवाही देख रहे हैं। आगे अभी हम अधिकारों की थोड़ी और बात करेंगे, बट अभी हम देख रहे हैं सकारात्मक कार्यवाही की। सकारात्मक कार्यवाही, अब बात करते हैं आखिर सकारात्मक कार्यवाही होती क्या है। सकारात्मक कार्यवाही का मतलब होता है कि मान लो आप कोई 5 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति बराबर हो, उम्र बराबर है आपकी, आप सभी लगभग बराबर हो, बट पैसे के मामले में या दूसरी चीज़ों के मामले में एक व्यक्ति आप लोगों से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और इसका कारण वो व्यक्ति नहीं है, आप 5 हो। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब एक व्यक्ति पिछड़ा हुआ है तो उसके पीछे कारण टोटल कौन है? आप 5 ही लोग कारण हो। पहला वो व्यक्ति खुद की उसने आवाज़ नहीं उठाई अपने लिए, और चौथा मतलब और जो आप 4 लोग हो उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके कारण वो 5वां व्यक्ति निम्न रह गया।
तो अब ऐसे में अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनी कि भाई देखो अब वो बहुत ज़्यादा निम्न स्थिति में है तो उसको थोड़ा-सा ऊपर उठाना हमें चाहिए। क्योंकि मानवता का सिद्धांत कहता है कि सभी लोगों को अब एक ऊँचा स्थान मिलना चाहिए, निम्न जो स्थिति है उससे वो उभरना चाहिए। तो जो 5वाँ व्यक्ति था, जो मतलब निम्न स्थिति में था, एक व्यक्ति जो निम्न स्थिति में था, अब उसे आप लोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो। स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब उसे आप अलग से सहायता देते हो। जैसे कि मान लो आप लोगों की फ़ीस है, आप लोगों को कई पाँचों को फ़ीस भरनी है 500-500 रुपए। आप मतलब इकट्ठा कर रहे हो कि हम सभी से 500-500 रुपए लेंगे। तो आपने कहा कि भाई देखो जो एक व्यक्ति है जिसकी स्थिति निम्न है तो उससे हम 100 रुपए ही लेंगे। तो यहाँ पे आपने उसको थोड़ा-सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, एक सकारात्मक कार्यवाही की, ताकि आप उसको समाज में ऊपर उठा सको। तो सकारात्मक कार्यवाही का यही मतलब होता है दोस्तों कि थोड़ा-सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे कि वो व्यक्ति सभी की बराबरी की स्थिति में आ सके। स्पेशल ट्रीटमेंट किसी अमीर व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और सकारात्मक कार्यवाही को जिसे हम अफ़र्मेटिव एक्शन भी कहते हैं, इसे और आसान भाषा में मैं कहूँ तो इसे आप आरक्षण भी कह सकते हो। सकारात्मक कार्यवाही का मतलब एक तरह से आरक्षण भी है ताकि निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठाया जा सके। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर जो लाइनें पढ़ी, नोट्स पढ़े, उसमें मैंने आपको बताया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ये जिम्मा मिला था संविधान बनाने का, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर बात कही कि अगर हम चाहते हैं कि देश में पूरे समानता फैले, सामाजिक रूप से समानता हो, तो उसके लिए हमें थोड़ा-सा असमानता का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। असमानता का सिद्धांत मतलब कि कुछ लोगों को हमें आरक्षण की व्यवस्था देनी पड़ेगी। तो यहाँ तक क्लियर है। बट हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर एक आपको अपनी तरफ से वो बताऊँगा कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा ही आरक्षण के पक्ष में थोड़ा-सा बोलता हूँ। बट मैं कोई पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो बातें आपको बतानी चाहिए, जो उस समय सोचा गया, वो सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं, जब आप खुद समझ जाएँगे क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, तो आप खुद ही उसका पक्ष या विपक्ष लेंगे। संविधान निर्माताओं ने हाशिए के समूहों को आर्थिक और सामाजिक हाशिए से ऊपर उठाने और सशक्त बनाने के लिए भारतीय संविधान में सकारात्मक भेदभाव प्रावधानों को पेश करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। संविधान राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत करने का साधन बन गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थिति और अवसर की समानता पर जोर दिया गया था और भारत के संविधान ने राज्य को पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार दिया था। देखिए दोस्तों, अब भारतीय संविधान निर्माता जो थे उन्होंने ये सकारात्मक जो कार्यवाही है उसको अपनाया ताकि जो समाज है उसमें एक समानता स्थापित हो सके। नॉर्मल है, देखो आप नॉर्मली आप जब छोटे थे, थोड़े 2-4 साल पहले, आप सोचते होंगे कि देखो समानता है, भारत में समानता का अधिकार है और फिर भी कुछ लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है और कुछ को नहीं दिया जा रहा, तो ये तो भाई असमानता हुई, ये क्या है? आप लोग ऐसे क्वेश्चन कई बार करते होंगे। बट संविधान निर्माताओं ने ऐसी असमानता को इसलिए अपनाया ताकि देश में समानता लाई जा सके। ये जो असमान व्यवस्था है, आरक्षण भी है और आरक्षण नहीं भी है, तो ये जो असमान व्यवस्था है इसको संविधान निर्माताओं ने इसलिए अपनाया ताकि देश में एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता लाई जा सके। जो मतलब अब परिवर्तन होना चाहिए उसको परिवर्तित किया जा सके। और संविधान में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसके लिए उपाय करने के लिए राज्य को कई सारे अधिकार दिए गए कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करे। जैसे कि जो ओबीसी है, अब राज्य को लगा, राज्य ने जनगणना करवाई, पता करवाया, तो अब राज्य को लगा, राज्य के पास भाई अधिकार भी था कि वो पिछड़े वर्गों के लिए कानून बना सकता है ना, सकारात्मक कार्यवाही से संबंधित कानून बना सकता है। तो अब आरक्षण मतलब जनगणना वगैरह की गई तो ओबीसी, अब पाया गया कि कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग भी है, दलित और एससी एसटी के अलावा कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो राज्य ने ऐसा किया, तो ये सारे अधिकार राज्य को संविधान के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा दिए गए हैं। देखो
यहाँ पर नोट्स बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। नोट्स यहाँ पर आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे, बट मेरा मेन जो मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कहूँगा कि जो चीज़ें मैं समझाता हूँ अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो बस आप उन्हीं चीज़ को सेव कीजिए, पॉइंट पॉइंट करके और भी छोटा करके अपने नोट्स में लिख लो, और पेपर के टाइम पे आप रिमाइंड करने की कोशिश करना। या तो वीडियो एक बार और देख लेना, नहीं तो फिर रिमाइंड करने की कोशिश करना। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो जो मैं नोट्स दे रहा हूँ यहाँ पर वही लिख के आओ, ये थोड़े हार्ड वर्ड्स भी हैं, बट फिर भी अगर आप समझ जाओ तो आप खुद भी लिख दोगे। और अगर आपको यही नोट्स अच्छे से लर्न करने तो और भी अच्छा है ये। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 46 में दिया गया प्रावधान राज्य को कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद कई सारे अधिकार दिए गए, तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य यानी कि सरकार को नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए और सामाजिक अन्याय से उन्हें बचाने के लिए कुछ कानून बनाने के लिए उन्हें अधिकार दिया है। जैसे कि अब मिड डे मील वगैरह का जो योजना है वो पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए बनाई गई थी, कि भाई जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में स्पेशली आ रहे हैं वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए, उन्हें खाना मिलना चाहिए दोपहर का। तो राज्य ने ये चीज़ें की। इसके बाद अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 राज्य द्वारा भेदभाव और सरकारी नौकरियों के संबंध में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसलिए अनुच्छेद 15 और 16 के प्रावधानों को अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान में नया अनुच्छेद 15(4) मतलब जो अनुच्छेद 15 है उसका भाग 4 और अनुच्छेद 16 है उसका भाग 4 जोड़ा गया, जिसने भारत में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का आधार प्रदान किया। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 15 और 16 में तो साफ कहा गया था ना कि भाई भेदभाव नहीं हो सकता। अब फिर ध्यान में आया सबको कि अरे आरक्षण भी तो स्थापित करना है, तो उसके लिए एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 15 का भाग 4, अनुच्छेद 16 का भाग 4, जिसके तहत ये घोषित कर दिया गया कि भाई देखो सरकार के पास या राज्य के पास ये अधिकार होगा कि वो पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण जैसी सुविधा प्रदान कर सकता है। उनके लिए कुछ चीज़ें उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है उनमें कुछ बदलाव कर सकता है। जैसे कि कई बार कहा जाता है कि इस जो अगर मान लो जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं या राज्य में कुछ नौकरियां निकलती हैं, तो कई बार कहा जाता है कि सिर्फ उसी राज्य के नागरिक ही उसका आवेदन कर सकते हैं। तो ये राज्य को शक्ति दी गई है। इसके अलावा राज्य के पास ये अधिकार होता है कि राज्य चाहे तो किसी जाति को पिछड़ी जाति का दर्जा देकर उसे कुछ स्पेशल आरक्षण वगैरह की व्यवस्था प्रदान करवा सकता है, क्योंकि राज्य भी तो अपनी लिस्ट निकालते हैं। एक तरह से जाति के आधार पर सरकारी सेवाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण भारत में एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए लंबे समय से प्रतिशिक्षित संवैधानिक वादों को पूरा करने का प्राथमिक साधन बन गया। मतलब कि भारत में जाति एक आधार बन गया जिससे कि समाज में एक समानता स्थापित की जा सके। सरकारी सेवाओं में या उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति के आधार पर आरक्षण वगैरह की व्यवस्था भारत में सकारात्मक कार्यवाही के तौर पर की गई। भारत में सकारात्मक कार्यवाही नीति की उत्पत्ति जातियों की लंबी प्रथाओं में हुई है, जहां निचले छोर पर जातियों को कई अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, जो मानव विकास के हर क्षेत्र में निचली जातियों को उच्च और शुष्क बना देता था, चाहे वह शिक्षा, सामाजिक आर्थिक हो या राजनीतिक विकास। लेकिन दक्षिण अफ्रीका का मामला भारत जैसा ही है, लेकिन नस्ल और रंग भेदभाव और अभाव का मुख्य विषय थे। देखिए दोस्तों, तो भारत में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई या सकारात्मक कार्यवाही की गई, क्योंकि जाति के आधार पर ही भारत में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था या लोगों को कई सारी चीज़ों से वंचित रखा गया था। एक मनुष्य को जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है अपने विकास के लिए, लगभग उन सभी चीज़ों से निम्न जाति के लोगों को वंचित रखा गया था। इसीलिए वर्तमान समय में जाति भारत में मुख्य आधार रहा है सकारात्मक कार्यवाही का या आरक्षण जैसी व्यवस्था देने का। बट दक्षिण अफ्रीका का मैंने पहले ही बता दिया कि लगभग दक्षिण अफ्रीका का सेम ही है।
एक अलग चीज़ ये है कि जो जाति है वहाँ पर जाति नहीं थी, वहाँ पर रंग भेद था। रंग भेद हो गया या नस्ल हो गई। नस्ल मतलब समझ रहे हैं? नस्ल मतलब जैसे कि कोई एशियाई है, कोई भारतीय है जो कि अफ्रीकन नहीं है, तो नस्ल अलग हो गई। कोई यूरोपीय कंट्री का है और वो अब जो ब्लैक लोग हैं अफ्रीकन, उनसे अलग है, तो नस्ल अलग है। शरीर की बनावट, रंग अलग है, तो ये नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीका में भेदभाव हुआ था बहुत ज़्यादा। वहाँ के संविधान की धारा 9 का भाग 2 राज्य को अश्वेतों और अन्य वंचितों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देती है। रंग भेद काल में उच्च स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों में विश्वविद्यालयों को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पहला कुलीन अफ्रीकी भाषी, दूसरा डच विश्वविद्यालय और तीसरा मध्यम वर्ग के अंग्रेजी भाषी विश्वविद्यालय थे। तो मतलब पहले आज़ादी से पहले, आज़ादी का मतलब नहीं, जब अफ्रीका में जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले, दक्षिण अफ्रीका में जब वहाँ का संविधान लागू नहीं हुआ था तो उससे पहले वहाँ पर जो मतलब व्यवस्था थी, शैक्षणिक संस्थान जो थे उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया था। जो सबसे अमीर वर्ग थे अफ्रीकी, वो उनकी भाषा का एक विश्वविद्यालय बना दिया। दूसरा जो डच लोग थे, यूरोपीय लोग थे, उनका विश्वविद्यालय। तीसरा अंग्रेजी भाषी विश्वविद्यालय थे जो अंग्रेजी भाषा सिखाते थे। तो ऐसे बांटा गया था और रंग भेद की नीति लागू थी। और जो ये अनुच्छेद 9 का भाग 2 है, वो जितने भी वंचित लोग हैं उनके लिए प्रावधान करने का अधिकार वहाँ की सरकार को देता है। लेकिन इन विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर प्रभुत्व था। दक्षिण अफ्रीका में गोरे और बहुत बार भाग्यशाली दक्षिण अफ्रीकी अश्वेतों को इन संस्थानों में प्रवेश मिल जाता था, लेकिन रंग भेद के बाद की अवधि में काफ़ी बदली हुई स्थिति थी, क्योंकि सकारात्मक कार्यवाही नीति के कारण कई अश्वेतों को इन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिला। मतलब जो पहले व्यवस्था थी, तो उस व्यवस्था के कारण जो ये विश्वविद्यालय थे उसमें जो दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोग थे उन्हीं को मतलब एडमिशन मिलता था, और कुछ भाग्यशाली जो कुछ अमीर लोग थे दक्षिण अफ्रीकी जो अश्वेत थे, सिर्फ उन्हीं को कभी कभार इसमें विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल पाता था। लेकिन अब क्योंकि नया संविधान लागू किया गया और उस संविधान में सकारात्मक कार्यवाही की नीति के कारण ऐसी व्यवस्था की गई कि जो अश्वेत लोग हैं, जो कमज़ोर वंचित लोग हैं, उन्हें भी एडमिशन मिल सके। जैसे कि जिसे हम कोटा कहते हैं ना, कि कम मार्क्स आने पर भी मिल जाए एडमिशन, तो ऐसी व्यवस्था की गई वंचित लोगों के लिए। दक्षिण अफ्रीका में विधायी निकाय ने 1998 में एक कानून रोजगार इक्विटी अधिनियम बनाया, जिसका उद्देश्य नस्ल या रंग के आधार पर किसी भी भेदभाव के साथ सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार में समान अवसर प्रदान करना था। तो एक और अधिनियम बनाया था 1998 में, दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया था, जिसके तहत सभी को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को समान अवसर देने की बात की गई थी रोजगार के मामले में, बिना किसी रंग भेद के। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बात कर ली सकारात्मक कार्यवाही की। भारत में और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही राज्यों में, दोनों ही देशों में किस तरह की सकारात्मक कार्यवाही अपनाई गई है जो वंचित लोग थे, जो निम्न लोग थे, उनके लिए। तो यहाँ तक हमने इसकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के अधिकारों की। देखिए, वीडियो इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि चैप्टर में बात की गई थी कि दोनों ही देशों के संविधानों में अधिकारों को एक्सप्लेन करना था, और स्पेशली अब जो पृष्ठभूमि है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये भी देखा कि जो वंचित लोग थे, स्पेशली महिलाएं थी, और जो निम्न वर्ग थे के लोग थे, तो उन लोगों की भी अधिकारों को हम स्पेशली देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के जो संविधान है उसमें क्या है, अधिकार दिए गए हैं, बट अधिकार के साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शन हैं, हम उसको समझ रहे हैं यहाँ पर। आप मेरे से समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि देखो, भारत में समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया फर्स्ट पार्ट में, बट इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि समानता के अधिकार पर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि संसद के पास या राज्य के पास ये अधिकार है कि वो कुछ जो SC ST वर्ग के लोग हैं या दूसरे जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की सुविधा की जा सकती है। फर्स्ट पार्ट में तो हमने बस ये पढ़ा
कि भाई देखो अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत किसी भी के साथ भी नौकरी के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये अधिकार हमने पढ़ा। बट इस पार्ट में हम कुछ जो एक्सेप्शन है उनको पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि आखिर वो क्यों हैं। तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको किस तरह के अधिकार और एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए हैं, अब हम उसको समझ रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है भारत और दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के अधिकार। देखिए दोस्तों, महिलाओं के साथ लंबे समय से शोषण होता चला आया है। हालांकि महिलाएं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, बट फिर भी आधी आबादी होने पर भी, आधी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी महिलाओं को लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए, अपने ऊपर जो उनके ऊपर साथ जो शोषण हो रहे थे उसके लिए कई तरह के संघर्ष करने पड़े हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत ने लैंगिक असमानताओं के बावजूद वयस्क मताधिकार को अपनाया। हालांकि कई विकसित और विकासशील देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इन उपायों को बहुत देर से अपनाया। अब देखो दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री में हम जानते हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ है, भारत में भी और दूसरे देशों में भी। बट अगर हम जब अधिकारों की बात करते हैं, तो जब हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो भारत ने स्वतंत्रता के बाद ही वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया था। मतलब जो सभी व्यक्ति हैं जो वयस्क हैं, उस समय जब आज़ादी का टाइम था तो 21 साल के सभी व्यक्तियों को वोटिंग राइट्स मिले हुए थे। अब 18 साल के सभी नागरिकों को वोटिंग राइट मिले हैं। मतलब कहने का ये है कि चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी एज एक जो निर्धारित एज है, चाहे वो 21 साल थी पहले और अब 18 साल है, तो अगर वो पूरी कर लेता है तो उसे ये अधिकार है कि वो वोट दे सकता है। हालांकि कई सारे विकसित देश थे जहां पर ऐसा सिद्धांत नहीं था। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यूएसए की बात करें, जो कि विश्व का एक बहुत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, विकसित या सबसे पुराना जो लोकतांत्रिक देश है वो यूएसए है। बट यूएसए को भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी पहले आदमियों को वयस्क मताधिकार का सिद्धांत दिया गया था। औरतों के लिए ये सिद्धांत या ये अधिकार औरतों के पास नहीं था। इसी तरह ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी एक जब वोटिंग राइट्स दिए गए तो वो वोटिंग राइट्स सभी को नहीं दिए गए थे, वो सिर्फ पहले आदमियों के लिए ही थे। बट भारत में आज़ादी के तुरंत बाद ही वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को ये अधिकार दिए गए कि वो वोट दे सकते हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा था, हकीकत में भारत में इसके ऊपर कोई बड़ी डिबेट भी नहीं की, सभी लोग सहमत थे इस चीज़ से। भारतीय संविधान और दक्षिण अफ्रीकी संविधान ने वैधता प्रदान की और महिलाओं को पुरुषों के समान मान्यता दी और राज्यों को महिलाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार भी दिया। मतलब कि दक्षिण अफ्रीका और भारत में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता दी गई। भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार और भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधान भारतीय संविधान की व्यापक प्रतिबद्धता को वैधता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 जो कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं, लिंग के आधार पर यानी कि स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव का निषेध करते हैं, भेदभाव को रोकते हैं और समान अवसर का अधिकार क्रमशः लैंगिक पक्षपात के बावजूद कुछ मूलभूत कानून हैं जो महिलाओं को समानता पर रखते हैं। साथ ही अनुच्छेद 15 का भाग 3 के तहत प्रावधान राज्य को महिलाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का निर्देश देता है। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि देखो, यहाँ तक मैंने जितना ही बताया उसका अभी यहाँ पे हम पूरा का पूरा समरी देखें तो महिलाओं के अधिकार में अभी हम ये समझ रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार को भारत और दक्षिण अफ्रीका में, अभी भारत को हमने पढ़ा तो भारत में आज़ादी के बाद ही महिलाओं के अधिकारों को वैधता, एक लेजिटिमेसी प्रदान की गई और फलस्वरूप अनुच्छेद 14 हो, 15 हो, 16 हो या राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो, मौलिक अधिकार हो, तो इनमें ऐसे कानून बनाए गए जिसमें कि
महिलाओं को बराबरी का पूरा अधिकार दिया गया और इसके अलावा जैसे कि कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जिसमें महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए, जैसे कि अनुच्छेद 15 का भाग 3 ये राज्य को निर्देश देता है कि राज्य के पास ये पावर है कि वो महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान बना सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब लेडीज़ों के लिए सीट रिजर्व की जाती है। तो सीट रिजर्व की जा रही है मतलब क्या है? महिलाओं मतलब रिजर्व का मतलब है जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कॉमन एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो बस हो चाहे वो मेट्रो हो, तो यहाँ पर आप देखो कि नॉर्मली महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जा रही है, रिजर्व की जाती है कि यहाँ पर महिलाओं को ये सीट दीजिए। ऐसा अब राज्य ने किस पावर को अपने हाथ में लेते हुए किया? तो राज्य के पास यानी कि सरकार के पास ये संविधान ने सरकार को ये शक्ति दी है कि वो महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल कानून बना सकता है, कुछ स्पेशल प्रावधान उनके लिए बना सकता है। अनुच्छेद 15 का भाग 3 राज्य को महिलाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का निर्देश देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत प्रावधान जैसे कि अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 39D राज्य को इस तरह से नीतियां बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के पास आजीविका के पर्याप्त साधन हो सकें और पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन भी मिल सके। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। मातृत्व राहत का मतलब होता है जैसे कि अब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय जब अगर वो जॉब कर रही है तो उस समय उसे लीव दी जाए। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये सारे प्रावधान भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए किए गए हैं। पहली बात तो महिलाओं को मतलब एक समान अधिकार दिए गए हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ विशेषाधिकार भी महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। विशेषाधिकार मतलब कि कुछ अलग से राज्य के पास पावर है कि राज्य कुछ अलग से प्रावधान महिलाओं के लिए स्पेशली बना सकता है और राज्य को स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान में ये निर्देश दिया गया है कि वो ऐसा काम करेगा जिसमें वो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाएगा और राज्य को यानी कि सरकार को इसका बहुत फ़ायदा भी होता है। देखो, अगर संविधान में ये सारी बातें नहीं लिखी होती तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाता महिलाओं के लिए कानून बनाना। जैसे कि अगर सरकार एक कानून बनाती है कि समान काम के लिए समान वेतन मिले, मतलब अगर चाहे एक लेडी है और एक लेडी है और एक कोई भी पुरुष है जो एक ही जैसा काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लो दोनों ही टीचर हैं, तो लेडी भी टीचर है और पुरुष भी जो मैन है वो भी टीचर है, तो ऐसी स्थिति में दोनों को एक जैसा वेतन मिले, एक जैसा पैसा दोनों को मिले। अगर सरकार इसके लिए कानून बनाती है तो उसके कानून को सरकार के कानून को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सरकार अदालत में कहेगी कि हमें आर्टिकल 42 के तहत आर्टिकल 39 के तहत ये अधिकार मिला है कि हम ऐसा कानून बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने भारत के संविधान में महिलाओं के अधिकार को अच्छे से देख लिया। अब दक्षिण अफ्रीका आता है। तो दक्षिण अफ्रीका में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति अपमानजनक थी, जैसा कि भारत में भी थी। महिलाओं की जो स्थिति थी वो पहले अपमानजनक थी बहुत ज़्यादा, और आज भी अगर देखें ज़मीनी स्तर पर तो अभी भी उतना सुधार आना बाकी है। तो दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं की जो स्थिति थी वो पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा अपमानजनक थी। वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका की आबादी की मुक्ति के लिए रंग भेद के परिणाम के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन और अंत में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। दक्षिण अफ्रीकी महिलाओं के लिए भेदभाव और अधिकारों से वंचित करने की श्रृंखला ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में अधिक कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले वर्ग बना दिया। मतलब काफ़ी स्थिति महिलाओं की वहाँ पर कमज़ोर हो गई थी। हालांकि जब स्वतंत्रता के बाद की अवधि में दक्षिण अफ्रीका में संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तब महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें संविधान में एक संबंधित स्थान भी मिला।
दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं को दिया गया पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार था, चाहे वे किसी भी जाति और रंग के हों। वे मूलभूत सिद्धांत थे जिनके लिए अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी। तो देखो दोस्तों, जब आज़ाद होता है, मतलब एक 1994 में जब एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है दक्षिण अफ्रीका में और संविधान वहाँ का लागू किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को थोड़ा सा ऊंचा स्थान दिया जाता है। महिलाओं को संविधान सभा में शामिल किया जाता है, संविधान की निर्माण में संविधान के शामिल किया जाता है। और अब दक्षिण अफ्रीका में जो सबसे पहला जो अधिकार था महिलाओं को जो दिया गया 1994 के बाद, आज एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के बाद, वो ये था कि अब संविधान के तहत दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को, महिलाओं को एक समान अधिकार दिए गए। मतलब कि अब संविधान के तहत पुरुष और महिला दोनों को ही समान अधिकार, एक जैसे अधिकार दिए गए। तो सबसे पहला अधिकार तो यही था कि उन्हें एक बराबरी का दर्जा दिया गया, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा है। मानवाधिकार, समानता और सभी के लिए स्वतंत्रता दक्षिण अफ्रीका के संविधान के संस्थापक सिद्धांत हैं। संविधान की धारा 9 में सभी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, समान सुरक्षा और कानून से लाभ, लिंग और वैवाहिक स्थिति आदि के आधार पर अनुचित भेदभाव से मुक्ति का प्रावधान है। नए संविधान में महिलाओं के लिए कई अधिकार शामिल हैं, जिनका जनादेश है एक सामान्य श्रेणी के रूप में महिलाओं के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना था। अब देखिए दोस्तों, अब दक्षिण अफ्रीकी जो संविधान है उसके जो संस्थापक सिद्धांत है, संस्थापक सिद्धांत मतलब जब उसकी स्थापना की गई संविधान की, तो जो मेन सिद्धांत थे दक्षिण अफ्रीका के, वो थे समानता, मानवाधिकार और स्वतंत्रता, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मानवाधिकार का मतलब अपने आप में ही हो गया कि ऐसे किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता लोगों को जो कि उनके विकास में सहायक हो। तो मतलब लोगों को मानवाधिकार दिए जाने चाहिए। समानता का विचार मूल है और स्वतंत्रता का विचार मूल है। और जो धारा 9 है संविधान की, उसमें कहा गया है कि स्त्रियों को, मतलब सभी लोगों को वैसे एक समान दर्जा दिया गया है, समान अधिकार, समान प्रोटेक्शन दी गई है, और उसके अलावा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना भी इसमें शामिल है। पर्याप्त भोजन और पानी, पर्याप्त आवास तक पहुंच, शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया गया। ये सभी के लिए, वैसे महिलाओं के लिए भी और सभी के लिए ये अधिकार दिए गए। महिलाओं की स्थिति पर कार्यालय की OSW की स्थापना ने निर्माण की शुरुआत को चिन्हित किया। मतलब कि अब एक कार्यालय की स्थापना की गई, महिलाओं की स्थिति पर एक कार्यालय की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गई थी, जिससे कि एक मतलब एक परिवर्तन समाज में लाया जा सके, एक महिलाओं की स्थिति को ज़मीनी स्तर पर अच्छा बनाया जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इस प्रकार महिलाओं को दक्षिण अफ्रीका में लैंगिक संस्थागत तंत्र की संपत्ति के अधिकार सहित कई अधिकार प्रदान किए गए। तो कार्यालय की स्थापना की गई जिसकी हेल्प से कई सारे अधिकार, जैसे कि संपत्ति के अधिकार भी उन्हें प्रदान किए गए। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में भी महिलाओं के लिए कई सारे अधिकार दिए गए। सबसे पहला अधिकार तो उन्हें यही दिया गया कि उन्हें पुरुषों के समान दर्जा दिया गया और उन्हें एक समान अधिकार दिए गए। इसके अलावा वहाँ पर कुछ रियायतें भी, कुछ अलग विशेष प्रावधान भी महिलाओं के लिए किए गए हैं। जैसे कि जो राज्य होगा, जो सरकार होगी, उसका एक तरफ ये ध्यान रखना होगा उसे कि वो इनकी जो स्थिति है महिलाओं की, उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। इसके लिए वहाँ की सरकार को काम करना पड़ेगा। ऐसे प्रावधान भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देख लिया सकारात्मक कार्यवाही दोनों ही देशों में कैसे की गई है। एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी हुआ, हालांकि दोनों देश में कई सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, इसीलिए यहाँ पर ये सारी बातें हमने की। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। लास्ट में हमने महिलाओं के अधिकारों को भी देख लिया कि दोनों ही देशों में महिलाओं के अधिकारों को भी काफ़ी वरीयता, वैधता, लेजिटिमेसी प्रदान की गई है। तो दोस्तों, आई थिंक
अब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियोस भी देख लेना ताकि आपका ये सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह कवर हो जाए। और प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।